हे गाइस, वेलकम टू हॉन्टेड बार्ड। माय नेम इज ज्योत्सना और आज मैं बात करने वाली हूँ नेपाल की, या नेपाल जो अभी इतना ज्यादा लाइमलाइट में था। रिसेंटली सब जगह न्यूज में नेपाल ही नेपाल है, बिकॉज नेपाल में जेनजीज ने करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और वहाँ की सरकार को गिरा दिया। बट सोशल मीडिया में कुछ ऐसी बातें भी सर्कुलेट हो रही थी, लाइक नेपाल में फिर से मोनार्की वापस आ जानी चाहिए। आई वाज थिंकिंग, या नेपाल में तो एक टाइम पे मोनार्की थी, लेकिन वो मोनार्की गई कहाँ, खत्म कैसे हुई। मुझे मोनार्की का आइडिया था, बट इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा क्या हुआ था। क्यूरियोसिटी तो मैंने सर्च किया कि हुआ क्या था, और एंड फिर जो रीजन मुझे पता चला वो इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था, लाइक उस पे तो वीडियो मुझे बनानी ही थी। तो गाइस चलो देखते हैं नेपाल में ऐसा क्या हुआ था जिसने नेपाल को पूरी तरीके से चेंज किया। लेट्स गो। नेपाल एक ऐसा देश जो दुनिया भर में मशहूर है अपने माउंटेन्स, टेम्पल्स और कल्चर के लिए, लेकिन इसी देश से जुड़ा एक ऐसा राज है जिसने सिर्फ एक शहर या एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरे नेपाल को हमेशा के लिए बदल दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित नारायण हेती पैलेस एक ऐसा महल जो कभी रॉयल फैमिली का घर था, लेकिन आज एक हॉन्टेड जगह के नाम से जाना जाता है। सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ था यहाँ जिसने सिर्फ नेपाल की हिस्ट्री ही नहीं बल्कि उसका फ्यूचर भी हमेशा के लिए बदल दिया। 1 जून 2001 वो रात जब नारायण हेती पैलेस खून से लाल हो गया। रॉयल फैमिली के 13 सदस्यों को गोली से मार दिया गया और एक ही पल में नेपाल की पूरी रॉयल लीनिएज का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना सच तब सामने आया जब कहा गया कि ये मर्डर्स किसी और ने नहीं बल्कि राजा के अपने बेटे दिपेंद्र शाह ने किया था। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अफवाह थी या असल में एक बेटे ने अपने ही परिवार को खून किया। नेपाल की शाही कहानी शुरू होती है शाह डायनेस्टी से, जब पृथ्वी नारायण शाह नेपाल के पहले राजा बने। उनके साथ ही वहाँ मोनार्की की शुरुआत हुई जो सदियों तक चली। जब पृथ्वी नारायण शाह अपना राज्य मजबूत कर रहे थे तब उनका सामना हुआ एक महान योगी गोरखनाथ से। कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह ने किसी समय उनका अपमान कर दिया था। तब गोरखनाथ ने भविष्यवाणी की, शाह वंश की सिर्फ उतनी ही पीढ़ियां चलेंगी जितनी उंगलियां मेरे पैर में हैं, उसके बाद तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा। नेपाल में एक और हायरार्की चल रही थी जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में राणा परिवार के साथ में थी। 1951 में उनका ऑफिशियल रूल खत्म हो गया, लेकिन राणास अभी भी शाही फैमिलीज में शामिल थे। नेपाल के 10th किंग वीरेंद्र शाह की शादी हुई राणा परिवार की बेटी क्वीन ऐश्वर्या से। उनके छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह की रानी बनी क्वीन ऐश्वर्या की छोटी बहन कोमल। ये शादियां राणा और शाह फैमिलीज के बीच कॉम्प्लेक्स रिश्तों को बैलेंस करने और पॉलिटिकल अलायंसेस को मजबूत करने के लिए भी की गई थी। क्वीन ऐश्वर्या जितनी खूबसूरत और इंटेलिजेंट थी उतनी ही इन्फ्लुएंशियल भी। लोग आज भी उनकी और राजा वीरेंद्र की तस्वीरें घरों में रखते हैं। राजा वीरेंद्र को लोग बहुत पसंद करते थे। उनके काइंड नेचर और जनता के प्रति डेडिकेशन ने उन्हें लोगों की नजरों में भगवान बना दिया था। उनके जीवन का मकसद हमेशा एक ही था, जनता की भलाई और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना। राजा जितने नरम दिल थे उतनी ही स्ट्रिक्ट थी उनकी वाइफ क्वीन ऐश्वर्या। वो किंग के पीछे खड़ी रहती और कई पॉलिटिकल डिसीजंस में उनका इन्फ्लुएंस भी था। जितनी स्ट्रिक्ट वो काम में थी उतनी ही अपने बच्चों के लिए भी थी।
राजा बीरेंद्र के 3 बच्चे थे। सबसे बड़े दीपेंद्र, फिर राजकुमारी श्रुति और सबसे छोटे बेटे निरंजन। और यहीं से कहानी शुरू होती है राजकुमार दीपेंद्र की। कहा जाता है कि दीपेंद्र के जन्म के समय एस्ट्रोलॉजर्स ने एक भयानक प्रेडिक्शन दी थी। अगर दीपेंद्र 35 साल से पहले शादी करते हैं तो पूरी रॉयल फैमिली का अंत हो जाएगा। नेपाल में एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रीति रिवाज ही नहीं बल्कि कई बड़े फैसले इसके बेसिस पर ही लिए जाते थे और उनकी प्रेडिक्शंस को लोग बहुत सीरियसली लेते थे। बचपन से ही राजकुमार दीपेंद्र को गन्स और पिस्टल्स गिफ्ट किए जाते थे और वहीं से उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे एक जुनून बन गया। उनकी शूटिंग स्किल्स लाजवाब थी और उनका सबसे पसंदीदा टॉपिक हमेशा वेपन्स ही रहता। दीपेंद्र एक ब्राइट स्टूडेंट भी थे। लंदन के ईटन कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया जहां उनका नाम बेस्ट स्टूडेंट्स में शामिल हुआ। स्पोर्ट्स में उनकी परफॉर्मेंस रिमार्केबल थी। वो कराटे चैंपियन भी थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उनकी मुलाकात नेपाल की ही देवयानी राणा से हुई। वहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। देवयानी ने दीपेंद्र को क्लासिकल म्यूजिक से इंट्रोड्यूस किया और दीपेंद्र ने देवयानी को स्पोर्ट्स की दुनिया से, और वहीं से उनका बॉन्ड और भी मजबूत हो गया। दोनों अपने रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस थे, जैसे तकदीर ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। जब राजकुमार दीपेंद्र नेपाल वापस आए, उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली, फिर पायलट ट्रेनिंग और पीएचडी तक भी कंप्लीट की। देश का फ्यूचर राजा कोई आम इंसान नहीं था। वो हर काम में एक्सीलेंट थे। जो भी जिम्मेदारी और जो भी काम उन्होंने अपने हाथों में लिया, उसमें अपनी अलग पहचान बनाई। नेपाल की जनता दीपेंद्र से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उनका काइंड और ग्राउंडेड नेचर और सबको समान तरीके से ट्रीट करने का अंदाज उन्हें लोगों के दिल का राजा बना चुका था। किंग बीरेंद्र के बेटे दीपेंद्र जितने डिजर्विंग थे, वहीं उनके चाचा ज्ञानेंद्र के बेटे की छवि बिल्कुल उलट थी। गलत कामों में उलझा हुआ, कई बार अरेस्ट तक हो चुका था उनका बेटा, लेकिन नेपाल की जनता निश्चिंत थी। उन्हें लगता था कि उनका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि एक दिन दीपेंद्र ही नेपाल के अगले राजा बनेंगे। पर जनता को क्या पता था कि पैलेस की दीवारों के अंदर ही एक अंधेरा पल रहा है और जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जो नेपाल की तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। दीपेंद्र जितने काइंड थे, उतने ही अपनी बातों को सीधे और साफ कहने वाले भी थे। जब वो देवयानी के इश्क में डूब गए तो उन्होंने खुद फैसला कर लिया कि शादी उन्हीं से करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी फैमिली को बताया, क्वीन ऐश्वर्या ने इस रिश्ते का खुलेआम विरोध किया। उनके हिसाब से देवयानी रॉयल फैमिली के लिए सुटेबल नहीं थी। देवयानी राणा एक बड़े खानदान से आती थी। उनकी माँ इंडिया की मशहूर सिंधिया रॉयल फैमिली की प्रिंसेस थी, लेकिन क्वीन ऐश्वर्या का मानना था कि देवयानी का लाइफस्टाइल नेपाल के राज परिवार से बहुत अलग था। एक और वजह थी दीपेंद्र की एज। तब उनकी उम्र 29 साल थी और ज्योतिषियों के हिसाब से उनकी शादी 35 साल से पहले नहीं होनी चाहिए थी। ज्योतिषों के अनुसार देवयानी रॉयल फैमिली को वारिस कभी नहीं दे पाती। उनके हिस्से में पुत्र सुख नहीं लिखा था। इसीलिए किंग और क्वीन ने उनके सामने सीधा अल्टीमेटम रख दिया, या तो देवयानी को छोड़ो और राज परिवार का हिस्सा बनी रहो, या फिर
देवयानी से शादी करो, लेकिन रॉयल्टी को छोड़ना पड़ेगा। दीपेंद्र अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, लेकिन देवयानी ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी दीपेंद्र रॉयल्टी छोड़े। दीपेंद्र और देवयानी का प्यार जितना गहरा होता गया, उतनी ही गहरी पैलेस के अंदर दरार भी बनती है। फ्राइडे नाइट 1 जून 2001, आज रात नारायण हिती पैलेस चमक रहा था। रॉयल फैमिली ने एक ग्रैंड पार्टी रखी थी, जिसमें किंग, क्वीन और उनके करीबी रिश्तेदार सभी शामिल थे। ये पार्टीज अक्सर पॉलिटिकल और फैमिली डिस्कशंस के लिए होती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। पार्टी को पर्सनली प्रिंस दीपेंद्र होस्ट कर रहे थे और दीपेंद्र ने मेक श्योर किया था हर सदस्य इस पार्टी का हिस्सा बने। मुस्कुराते चेहरे के साथ वो सभी मेहमानों से मिले, कजिन्स के साथ पूल खेलते रहे और ड्रिंक्स सर्व करते रहे। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। दीपेंद्र ने उस रात यूजुअल से ज़्यादा अल्कोहल पी ली थी। लंदन के कॉलेज डेज से उनको अल्कोहल और ड्रग्स की आदत लग गई थी और घर वालों के उनकी देवयानी से रिश्ते को ठुकराने के बाद ये आदत और गहरी हो गई। ड्रिंक्स के बाद उन्होंने हैश भी स्मोक करनी शुरू कर दी। उनके कजिन्स ने उन्हें मना भी किया, पर दीपेंद्र ने किसी की नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद उनका शरीर साथ छोड़ने लगा। उनके कजिन्स ने उन्हें उठाकर उनके रूम में ले जाकर सुला दिया। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। ये रात नेपाल के इतिहास की सबसे खूनी रात बनने वाली थी। पार्टी हॉल हंसी और शोर से गूंज रहा था, लेकिन किंग वीरेंद्र का दिल बेचैन था। उन्होंने अपने बेटे को कभी इस तरह नहीं देखा था। नशा इतना कि कजिन्स को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा। इसी बेचैनी के बीच एक पल आया जब प्रिंस दीपेंद्र की आंखें खुली। कहते हैं उन्होंने देवयानी से फोन पर बात की, लेकिन शायद फैसला उससे पहले ही ले चुके थे। उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहनी, जैसे वो अपने देश की रक्षा के लिए निकले हों, लेकिन हकीकत में उस रात वो अपनों की जान लेने निकले थे। राजा वीरेंद्र मेहमानों से बात कर रहे थे और क्वीन ऐश्वर्या दूर से सब पे नजर रखे बैठी थी। तभी हॉल के बड़े दरवाजे धीरे से खुले। सबकी नजर पड़ी प्रिंस दीपेंद्र पर, लेकिन वो वही चार्मिंग प्रिंस नहीं थे जिनको सब जानते थे। उनकी आंखों में नशा और गुस्सा था, शरीर पर आर्मी की ड्रेस और हाथ में M16 राइफल। एक पल के लिए सबने सोचा शायद ये कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पिता राजा वीरेंद्र पर राइफल ताने, हॉल में गोलियों की गूंज मच गई। राजा ने बचने की कोशिश की, पर हर गोली उनके शरीर में लगी। दीपेंद्र ने उन्हें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार टारगेट किया, जैसे वो किसी भी हालत में उन्हें जिंदा नहीं रहने देना चाहते थे। जो भी उनके रास्ते में आया, चाहे कजिन्स, अंकल्स, सब उनके निशाने पर थे। हॉल में अफरा तफरी मच गई। रिश्तेदार भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन दीपेंद्र की राइफल सबको पहले ही रोक देती थी। कजिन्स, अंकल्स, आंट्स एक एक करके गोली का निशाना बन गए। कुछ लोग छुपने की कोशिश कर रहे थे, कुछ राजा और रानी की तरफ दौड़कर उन्हें बचाना चाहते थे। दीपेंद्र की बहन कजिन्स और अपने पति के साथ बातें कर रहे थे और जैसे ही दीपेंद्र वहां पहुंचे, कजिन्स ने उन्हें मना किया, लेकिन दीपेंद्र ने किसी की नहीं सुनी।
उन्होंने सिर्फ अपनी बहन को ही टारगेट बनाया, जैसे वो पहले से ही जानते थे कि किस किस को मारना है। रानी ऐश्वर्या और दीपेंद्र के छोटे भाई निरंजन पर भी उन्होंने गोली चलाई और आखिर में अपने सर में गोली चलाकर दीपेंद्र ने खुदकुशी की कोशिश की। जब हॉल में गोली की आखिरी गूंज थम गई, तब नारायण हिटी पैलेस एक लाश घर बन चुका था। खून से भीगी दीवारें, रोती चीखती आवाजें और बेहोश पड़े शाही खानदानों के सदस्य। ये रात इतनी भयंकर थी कि 13 लोगों की मौत और कई लोग बुरे तरीके से जख्मी हो गए थे। पैलेस की सिक्योरिटी उस रात कमजोर थी। गार्ड्स को पहुंचने में देर हुई। राजा बीरेंद्र, उनकी वाइफ, बेटी और सबसे छोटे बेटे की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी और प्रिंस दीपेंद्र कोमा में जा चुके थे। इस मैसेकर के बाद जब ये खबर बाहर आई, पूरा नेपाल शोक में डूब गया। राजा और रानी लोगों के लिए माँ बाप से कम नहीं थे और उनकी मौत ने सबका सहारा छीन लिया था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके अपने डीपी प्रिंस दीपेंद्र इस कत्ल के जिम्मेदार हो सकते हैं। एक ऐसा शख्स जो इतना काइंड और खुश मिजाज था, उनके हाथों ये कत्ल हुए थे। ऐसा विश्वास करना जनता के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। दीपेंद्र 3 दिन तक कोमा में रहे और उसी दौरान राजा बीरेंद्र के बाद सिर्फ 3 दिन के लिए नेपाल के राजा बने, जिसके तुरंत बाद उनकी भी मौत हो गई। उस रात पार्टी में कुछ लोग बच गए थे। किसी ने मौत को पीछे छोड़ा तो किसी ने छुपकर जान बचाई और कुछ को दीपेंद्र ने खुद ही छोड़ दिया। बाद में उन्हीं लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से दीपेंद्र को सबको गोली मारते देखा था और ये उनके लिए भी बिलीव कर पाना मुश्किल था, लेकिन यही सच था। कहते हैं दीपेंद्र को पता था कौन कौन उसके और देवयानी के रिश्ते के खिलाफ था, इसीलिए उसने उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा। उसके कजिन्स तक ने कहा कि कुछ दिन पहले ही दीपेंद्र ने धमकी दी थी, अगर कोई उसकी बात के खिलाफ गया तो उसको वो गोली मार देगा। उस वक्त उसकी बहन श्रुति ने उसकी बात को ओपनली अपोज किया था और शायद इसी वजह से श्रुति उनकी गोली का शिकार बनी। दीपेंद्र के करीबी सेवकों का कहना था कि वो बचपन से ही लोनली फील करते थे। पेरेंट्स की एब्सेंस ने उनको बहुत एग्रेसिव और वायलेंट बना दिया था। छोटे जानवरों को टॉर्चर और शिकार करना उनका शौक था। कॉलेज में दीपेंद्र के धीरे धीरे खर्चे और आदतें इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें रॉयल फैमिली के लिए भी संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन दीपेंद्र ने पब्लिक के सामने अपनी इस साइड को कभी सामने नहीं आने दिया। ये नेपाल की हिस्ट्री का सबसे दुखदायक दिन था जब पूरी जनता सड़कों पर अपने राजा के लिए शोक मनाने उतर आई, लेकिन गुस्से का निशाना बने राजा बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र, जो उस रात पार्टी में मौजूद नहीं थे। लोगों का कहना था कि सत्ता के लालच में ये सब उन्हीं की साजिश थी, क्योंकि राजा की गद्दी पर अब वही बैठे थे। और संदेह और गहरा तब हुआ जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को पब्लिक करने से पहले ज्ञानेंद्र ने उन रिपोर्ट्स को सबसे पहले खुद देखा और फिर जनता के सामने उसको पेश किया। इस रिपोर्ट से जनता को उनके सवालों के जवाब कभी नहीं मिले, लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि गोरखनाथ का श्राप सच हो गया। शाह डायनेस्टी सिर्फ 10वें किंग तक ही चल पाई। राजा ज्ञानेंद्र को नेपाल के लोगों ने कभी अपना राजा नहीं माना और 2008 में मोनार्की हमेशा के लिए खत्म हो गई और नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया।
नारायण हीथी पैलेस आज एक म्यूजियम है जहाँ दिन में हजारों लोग आते हैं, लेकिन कुछ विजिटर्स का कहना है कि उन्हें महसूस हुआ जैसे वहाँ कोई उन्हें गौर से देख रहा हो। दीपेंद्र ने जिस हॉल में गोलियां चलाई थी, आज भी वहाँ रात के समय चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि पैलेस के सीसीटीवी में अक्सर अजीब शैडोज रिकॉर्ड होती है और दरवाजे अपने आप खुलना और बंद होना भी रिकॉर्ड हुआ है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने एक औरत को साड़ी में हॉल के कोने में देखा है। उन्हें यकीन है वो रानी ऐश्वर्या की आत्मा है। किसी ने प्रिंस दीपेंद्र जैसा एक शैडो देखा है जो आर्मी ड्रेस में हॉल के अंदर राइफल पकड़े घूमता है। पंडितों का मानना है कि क्योंकि रॉयल फैमिली को कभी इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए आत्माएं अब भी भटक रही हैं। नारायण हीथी पैलेस जो कभी शान और पावर की निशानी था, अब एक ऐसी जगह बन चुका है जहां लोग दिन में तो जाते हैं, लेकिन रात को वहां जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ हुआ था नेपाल में। और अगर किसी को ये लगा कि मैंने पर्सनली कुछ ऐड किया है, या मैंने पर्सनली कोई भी चीज ऐड नहीं की है, सब कुछ यहाँ वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसके बेसिस पे ही था। एंड पर्सनली मेरे लिए भी बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि जो दीपेंद्र थे क्या उन्होंने मर्डर्स किए थे। लाइक आई डोंट नो, लाइक ये सब कुछ न्यूज में है और सब जगह है और बहुत सारे लोग आई विटनेस भी हैं, बट आई डोंट नो जो इंसान इतना काइंड था और लोग उसे इतना पसंद करते थे वो कैसे कर सकता है। और मैं तो अभी भी डाउट में ही हूँ। और आप लोगों के थॉट्स क्या हैं इस बारे में, मुझे कमेंट करके बताओ। आप लोग क्या सोचते हो और कोई इस डाउट को दूर कर सकता है, कोई फैक्ट हो मुझे बता दो। एंड यू नो जो भी इंफॉर्मेशन सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स में हम तो उसी पे बिलीव करेंगे। एक्चुअल में उन्हीं लोगों को पता है, जो लोग उस रात उस पार्टी में मौजूद थे उन्हीं को पता होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। सो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके नोन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस टाइप की वीडियोस पसंद आती हैं, उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हो आप लोग। एंड चलो गाइस फॉर दिस वीडियो दैट्स इट। मिलते हैं नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।